तो भाई आज हम इस वीडियो में क्लास 11th की राजनीतिक सिद्धांत जो कि हमारी पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक है इसको पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी देख सकते हैं ये हमारे राजनीतिक सिद्धांत किताब का सिलेबस है जिसमें कि हमारे टोटल 10 अध्याय रहने वाले हैं। तो इन 10 अध्याय को इन 10 चैप्टर्स को हम कवर करेंगे इस सीरीज में, जिसमें हम वन बाय वन सबको कवर करते चलेंगे। तो इस सीरीज की जो शुरुआत है वो हम हमारे अध्याय नंबर फर्स्ट राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय इससे करने वाले हैं। तो चलिए हम हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट की ओर चल लेते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी। तो सबसे पहले जब भी हमें इस चैप्टर में समझना है तो वो हमें समझना है कि राजनीति आखिर है क्या, यानी कि जो हमारी पॉलिटिक्स होती है स्टूडेंट्स, उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो जब भी हम राजनीति की बात करते हैं उसको एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो राजनीति है उसको लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है। आप मान लो अगर आप 10 लोगों से राजनीति के बारे में पूछोगे तो 10 के 10 जो लोग होंगे वे राजनीति के बारे में अपने अलग अलग विचार देंगे। तो हमारे जो भारत है या हमारा जो देश है इसमें दो तरह के लोग होते हैं। पहले तो वे जो कि हमारे राजनीति में ऑलरेडी उपस्थित होते हैं, जैसे कि आप देखें कोई हमारा नेता हो गया या राजनेता हो गया। दूसरे वे जो कि राजनीति से अलग है, जैसे कि हमारे सामान्य जनता। तो इन दोनों के जो विचार है, इनकी जो सोच है वो राजनीति को अलग अलग तरीके से परिभाषित करती है। सबसे पहले अगर हम बात करें उन लोगों की जो कि राजनीति में पहले से ही उपस्थित है, तो वे क्या कहते हैं राजनीति के बारे में? तो वे राजनीति को सामाजिक कल्याण मानते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वे हमारी राजनीति को कहते हैं कि जो राजनीति है वो हमारे समाज के कल्याण के लिए है, यानी कि जनता की भलाई के लिए होती है। एक तरीके से आप इसको सकारात्मक सोच में ले सकते हो। दूसरे जो लोग आते हैं जो कि हमारी सामान्य जनता आती है, तो वे राजनीति के बारे में क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि जो राजनीति है वो एक ऐसा खेल है, एक ऐसा गेम है जिसमें कि झूठ फरेब चलता है, यानी कि यहाँ पर झूठ, भ्रष्टाचार, सत्ता की लड़ाई, स्वार्थ, ये सभी चलते हैं। तो जब भी आप राजनीति शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? शायद नेता या कोई चुनाव या राजनीतिक पार्टी या फिर सरकार। और अगर मैं कुछ बड़े लोगों से ये सवाल पूछूं तो कई लोग कहेंगे कि राजनीति मतलब झूठ बोलना, भ्रष्टाचार करना और सत्ता के लिए लड़ाई करना है। लेकिन ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? क्योंकि बचपन से हम टीवी, न्यूज़ और सोशल मीडिया पर राजनीति का यही रूप देखते आए हैं। तो चुनाव के समय जो नेता है वे भाषण देते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हमें ये लगता है कि यही हमारी राजनीति यानी कि यही हमारी पॉलिटिक्स है। तो भाई जो हमारी राजनीति है वो यहीं तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये हमारी राजनीति का एक छोटा सा हिस्सा है। राजनीति का जो असली मतलब है वो इससे कई गुना व्यापक यानी कि कई गुना बड़ा है। तो अब सवाल आता है, अगर राजनीति सिर्फ चुनाव ही नहीं है तो फिर आखिर जो राजनीति है वो है क्या? तो भाई जो हमारी किताबें हैं वे तो कहती है कि राजनीति वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज के लोग अपने सामूहिक जीवन से जुड़े फैसले लेते होते हैं। तो यहाँ पर आया है एक वर्ड सामूहिक जीवन। तो अब आप सामूहिक जीवन का मतलब समझो। तो भाई हम इंसान जो है वे अकेले नहीं रहते। जो एक इंसान होगा वो रहता है परिवार में, स्कूल में भी पढ़ता है, समाज में भी रहता है और देश का नागरिक भी है। तो जब इतने सारे लोग एक साथ रहेंगे तो सभी की जो सोच और जरूरतें होगी वे भी अलग अलग होगी। तो कोई तो चाहता है कि ज्यादा पैसा जो है वो शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए। कोई कहता है कि हॉस्पिटल पे, अस्पतालों पे खर्च होना चाहिए और कोई चाहता है कि सड़कें बने। तो अब हो जाती है सरकार कंफ्यूज कि सरकार बात किसकी माने। तो यहीं से हमारी जो राजनीति है वो शुरू होती है, यानी कि राजनीति का जो काम है वो है अलग अलग विचारों को सुनना और एक ऐसा निर्णय यानी कि एक ऐसा डिसीजन लेना जिससे कि जो समाज के लोग हैं उसमें से ज्यादातर लोगों का भला हो सके। तो यही हमारी राजनीति है। तो भाई बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि जो सरकार और जो राजनीति है ये दोनों एक ही चीज है, यानी कि सरकार ही राजनीति को कर सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार जो है वो हमारी राजनीति का सिर्फ एक हिस्सा है। राजनीति जो है वो हमारी उससे भी कहीं बड़ी गुना चीज है। जैसे कि आप देखें, अगर किसी गांव के लोग मिलकर ये तय करते हैं कि पहले सड़क बनेगी या पानी की टंकी आएगी, तो ये भी हमारी एक राजनीति ही है। अगर किसी कॉलेज में छात्र अपनी समस्याओं को लेकर प्रिंसिपल से बात करते हैं तो वो भी हमारी राजनीति का ही एक रूप है। यानी कि जहां भी लोगों के बीच फैसले लिए जाते हैं और अलग अलग विचारों को संतुलित किया जाता है, वहीं पर हमारी जो राजनीति है वो मौजूद होती है। तो जैसे कि आप देखो, मान लो अगर सरकार है, सरकार कोई नई शिक्षा नीति लाती है तो उसका असर किस पर पड़ेगा?
उसका असर पड़ेगा सीधे नागरिकों पर या छात्रों पर। इसी तरीके से अगर सरकार रोजगार की नई योजना लाती है तो उसका जो असर होगा वो युवाओं पर पड़ेगा। अगर सरकार टैक्स बढ़ा देती है तो चीजें महंगी हो सकती है और इसका जो असर पड़ेगा वो हर परिवार पर, हर प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ेगा। यानी कि सरकार के जो हर फैसले का असर है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, यानी कि जो हमारा दैनिक जीवन है, रोज का जीवन है, उस पर भी प्रभाव डालती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम चाहे राजनीति में रुचि ले या ना ले, राजनीति हम सभी की जिंदगी को प्रभावित करती है। तो भाई अब एक महत्वपूर्ण सवाल आता है यहाँ पर कि क्या राजनीति का उद्देश्य सिर्फ सत्ता हासिल करना है? तो इसका आंसर है नहीं। अगर राजनीति का उद्देश्य सिर्फ कुर्सी पाना होता तो समाज में कभी भी शांति और विकास नहीं हो पाता। राजनीति का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन असली उद्देश्य है, वो है हमारे समाज में व्यवस्था बनाए रखना, न्याय को दिलाना और ऐसी नीतियां बनाना जिससे कि हमारे देश का विकास हो सके। तो यही कारण है कि अच्छी जो राजनीति होती है वो किसी भी देश की प्रगति के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी मानी जाती है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बहुत से जो लोग हैं वे ये भी सोचते हैं कि जो राजनीति है वो सिर्फ नेताओं का काम है, यानी कि जो राजनीति है वो केवल संसद, चुनाव, विधानसभा यहीं तक ठहर जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई नागरिक किसी सरकारी योजना का समर्थन करता है या किसी भी गलत नीति का शांतिपूर्ण विरोध करता है या अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहा है तो वो भी राजनीति में भाग ले रहा होता है। तो इसीलिए जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने कहा था कि राजनीति से आप पूरी तरीके से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि जो राजनीति है वो किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। तो जैसे कि आप एक उदाहरण भी देख सकते हैं जो कि हमारी बुक में भी दिया गया है। यहाँ पर एक माता दी गई है, उसके बच्चे को दिया गया है और उस बच्चे के फादर को, पिता को दिया गया है। तो यहाँ पर जब इसका जो पिता होता है वो होता है एक नेता। तो जब ये नेता अपने समाज में अपने लोगों से बात कर रहा होता है तो तभी इस बच्चे की माता अपने बच्चे को लेकर आती है और कहती है कि आपको तुरंत राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, आपके कामकाज का इस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वह सोचता है कि वह झूठ और धोखाधड़ी से काम चला सकता है। यानी कि ये जो बच्चा है वो ये देखता है कि इसके जो पिता है वे झूठ और धोखाधड़ी से सरकार चला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो बच्चे के माइंड में ये माइंडसेट बैठ जाता है कि जब मेरे पिता झूठ और धोखाधड़ी से राजनीति कर सकते हैं तो मैं कोई भी काम झूठ या धोखाधड़ी से कर सकता हूँ। यानी कि यहाँ पर जो पिता का प्रभाव है वो उसके बच्चे पर भी पड़ रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने समझा कि राजनीति आखिर होती क्या है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा आता है राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। तो भाई अब तक हमने समझ लिया कि राजनीति क्या होती है, लेकिन अब एक नया सवाल आता है कि अगर राजनीति को समझना है तो आखिर राजनीतिक सिद्धांत में हम पढ़ते क्या है, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी में हम पढ़ते क्या है। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वे आखिर होते क्या है। क्या इसमें सिर्फ नेताएं और सरकार के बारे में पढ़ाया जाता है? नहीं, इसमें पढ़ाए जाते हैं हमारे राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं आप उसको समझिएगा। राजनीतिक सिद्धांत का मतलब केवल राजनीति की खबरें पढ़ना या चुनाव के बारे में जानना नहीं है। जो राजनीतिक सिद्धांत है ये एक ऐसा विषय है जो कि हमें राज्य, सरकार, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ऐसे बहुत सारे जो हमारे सिद्धांत है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप सोचिए, अगर आपसे कोई पूछे कि जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वो आखिर है क्या, या फिर ये पूछ ले कि स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है, ये पूछ ले कि हर नागरिक के क्या अधिकार होने चाहिए, तो इन सभी सवालों के जो जवाब है वो हमें राजनीतिक सिद्धांत में मिलते हैं। यानी कि ये जो विषय है ये हमें केवल इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी नहीं देता, बल्कि हमें ये भी सिखाता है कि आदर्श समाज और जो आदर्श सरकार है वो कैसी होनी चाहिए, यानी कि सरकार का जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी में सिर्फ पुरानी राजनीतिक घटनाएं पढ़ाई जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो विषय है ये केवल हमें यही नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि ये भी बताता है कि ऐसा क्यों हुआ और सही क्या होना चाहिए। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हमें सही और गलत की पहचान करना भी बताता है। जैसे कि आप एक उदाहरण देखें, आप एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अगर किसी देश में लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है तो राजनीतिक सिद्धांत ये सवाल उठाता है कि क्या ये न्याय संगत है, क्या सभी लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए। यानी कि ये जो विषय है ये हमें हर राजनीतिक मुद्दे पर सोचने और तर्क करने की क्षमता भी प्रदान करता है। तो भाई इसी के साथ साथ जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत है इसमें हम उन मूलभूत अवधारणाओं को भी अध्ययन करते हैं। तो वे मूलभूत अवधारणाएं कौन कौन सी है, जैसे कि आप देखिए फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, इसी तरीके से समानता हो गई, न्याय हो गया, अधिकार हो गए,
नागरिकता हो गई, धर्मनिरपेक्षता हो गई, शांति हो गई और विकास हो गई। तो ये केवल किताबों के शब्द नहीं है, ये हमारे ऐसे सिद्धांत है जिनके आधार पर किसी भी देश की सरकार और समाज में कार्य किए जाते हैं। तो अगर किसी देश में न्याय नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा, तो लोग सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर समानता नहीं होगी तो भेदभाव बढ़ जाएगा, अगर स्वतंत्रता नहीं होगी तो लोग अपने विचार भी व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इन सभी अवधारणाओं को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी के साथ साथ जो राजनीतिक सिद्धांत है वो हमें ये भी बताता है कि किसी भी देश का जो संविधान है वो किन मूल्यों पर, किन वैल्यूज पर आधारित होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखें, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, वो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्शों पर आधारित है। तो इसीलिए जब हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हैं तो हम केवल एक विषय नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि हम ये भी समझ रहे होते हैं कि हमारा जो देश है वो किन सिद्धांतों पर चलता है और एक अच्छे नागरिक के रूप में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने समझा कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के विचारों और मूल्यों का अध्ययन है। इसमें राज्य, सरकार, अधिकार, बहुत सारे विषय पढ़े जाते हैं और ये केवल एक घटनाएं नहीं है, बल्कि उनके पीछे के सिद्धांतों को और उनके पीछे के तर्क को भी हमें समझाता है। तो भारतीय संविधान भी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों पर आधारित है। तो स्टूडेंट्स, यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समझा कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, जो पॉलिटिकल थ्योरी है, इसमें आखिर हम क्या क्या पढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है राजनीतिक विचारकों का योगदान। तो भाई अब एक सवाल आता है कि आज हम लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसी बातें करते हैं, लेकिन इन विचारों को सबसे पहले दिया किसने? क्या ये विचार अपने आप बन गए? जी नहीं, इन विचारों को दुनिया के कई महान राजनीतिक विचारकों ने अपने अनुभव और अपने समय की जो समस्याएं थी उनका अध्ययन करके समाज को दिया। तो आइए एक एक करके इन्हें समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारे आते हैं स्टूडेंट, वे हमारे आते हैं प्लेटो। तो अगर आप बात करें प्लेटो की, तो प्लेटो का सपना था कि एक आदर्श राज्य होना चाहिए, यानी कि एक आइडियल स्टेट होना चाहिए। आइडियल स्टेट का मतलब क्या हुआ? तो भाई उनका मानना था कि देश का जो शासन है वो हमारे ऐसे लोगों के हाथों में होना चाहिए जो कि बुद्धिमान हो, जो कि ईमानदार हो और जो कि योग्य हो। क्यों? क्योंकि अगर शासन को अयोग्य लोगों के हाथ में दे दिया जाएगा तो इससे जनता का नुकसान होगा। इसीलिए प्लेटो चाहते थे कि जो शासक है वो हमेशा समाज के हित में डिसीजन ले, समाज के हित में निर्णय ले, अपने निजी स्वार्थ से दूर रहे। तो इसीलिए हमारे जो प्लेटो है वे बुद्धिमान लोगों के हाथ में शासन को देना चाहते थे। अगले जो हमारे विचारक थे वे थे हमारे अरस्तु। तो अब बात करते हैं हम अरस्तु की। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है। इसका मतलब क्या हुआ? तो भाई ये जो थॉट है, ये जो स्लोगन है उनका, ये बहुत ही फेमस है। इसका मतलब है कि इंसान जो है वो अकेला नहीं रह सकता, उसे समाज में रहना पड़ता है और समाज में रहने के लिए नियम, कानून और सरकार की जरूरत होती है। तो अरस्तु का मानना था कि राज्य का जो उद्देश्य है वो केवल शासन करना ही नहीं है, बल्कि नागरिकों का जो जीवन है उसको भी बेस्ट बनाना, उसको भी श्रेष्ठ बनाना होता है। तो इसीलिए अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य को सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी भी कहा जा सकता है। अगले जो विचारक आते हैं वे आते हैं जॉन लॉक रूसो। तो अब आते हैं हम जॉन लॉक रूसो पर। तो जो हमारे रूसो थे उन्होंने स्वतंत्रता और जन सहमति इन दोनों पर सबसे ज्यादा जोर दिया। तो उनका मानना था कि किसी भी देश की असली जो शक्ति होती है वो राजा या नेता में नहीं होती, बल्कि जनता में होती है। यानी कि सरकार वही अच्छी मानी जाएगी जो कि जनता की इच्छा के अनुसार काम करे। इसी को ही हम कहते हैं जन सहमति, यानी कि जब जनता सरकार को वैध माने तभी हमारी सरकार चल पाती है। अब बात करते हैं हम कार्ल मार्क्स की। तो जो हमारे मार्क्स थे इन्होंने हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या आर्थिक असमानता को माना। यानी कि वे कहते हैं कि अमीर और जो गरीब है इन दोनों के बीच में जो बढ़ती हुई दूरी है ये हमारे समाज में संघर्ष पैदा करती है और इसी संघर्ष को हम वर्ग संघर्ष भी कहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना करी जहां पर किसी का न तो शोषण हो और सभी लोगों को बराबरी का अवसर भी मिल सके। ऐसे ही अगर हम बात करें हमारे महात्मा गांधी जी की, तो भाई उन्होंने सत्य, अहिंसा, स्वराज, ग्राम स्वराज इन सभी का विचार दिया। उनका मानना था कि अगर किसी भी समाज का विकास होना है तो वो आर्थिक प्रगति से नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों और जनता की भागीदारी से होता है। यानी कि अगर लोग ईमानदार, जिम्मेदार और अहिंसक हो गए तभी हमारा देश वास्तव में आगे बढ़ेगा। सबसे लास्ट में जो हमारे आते हैं
वे आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो भाई इन्होंने सामाजिक समानता, न्याय और संविधान के महत्व पर विशेष जोर दिया। तो विशेष रूप से जो इन्होंने काम किया, वो काम किया इन्होंने दलित और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए। तो भारतीय संविधान के निर्माण में उनका बहुत ही बड़ा योगदान माना जाता है और इसी कारण से उन्हें भारतीय संविधान का प्रमुख शिल्पकार या भारतीय संविधान का संविधान निर्माता भी कहा जाता है। तो भाई इन सभी विचारकों के विचार आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज हम लोकतंत्र, संविधान, नागरिकों के अधिकार और अच्छी शासन व्यवस्था को जिस रूप में समझते हैं, उसमें इन महान विचारकों का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते समय इनके विचारों को समझना भी उतना ही ज्यादा आवश्यक, उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो यही थे स्टूडेंट्स हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने राजनीतिक विचारकों का योगदान देखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है राजनीतिक सिद्धांत केवल अतीत का अध्ययन नहीं है। तो भाई अब तक हमने समझा कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है और महान विचारकों ने इसमें क्या योगदान दिया। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो सिर्फ पुराने समय की बातें बताता है? क्या ये सिर्फ प्लेटो, अरस्तु और गांधी के विचार पढ़ने तक ही सीमित है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। तो भाई बहुत से लोगों को लगता है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो सिर्फ हमारे इतिहास का विषय है, यानी कि इसमें पुराने विचार और पुरानी घटनाएं पढ़ाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो राजनीतिक सिद्धांत है वे केवल अतीत का अध्ययन ही नहीं है, बल्कि आज के समय की जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका अध्ययन भी हमें कराती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारा समाज बदलता है वैसे वैसे राजनीतिक सिद्धांत के नए विषयों पर भी विचार करता है, यानी कि ये हमारा एक जीवंत विषय है जो कि समय के साथ साथ आगे बढ़ता रहता है। तो स्टूडेंट, आज से 30 से 40 साल पहले क्या इंटरनेट, सोशल मीडिया, डिजिटल प्राइवेसी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषय थे? तो इसका आंसर है नहीं। लेकिन आज ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। तो इसी वजह से आज सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो कि हमारे राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन गए हैं। उदाहरण के लिए आप देखें, अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी अपना डेटा बिना अनुमति के इस्तेमाल करे तो क्या ये सही है? अगर किसी को इंटरनेट पर बोलने की आज़ादी छीन ली जाए तो क्या ये उचित है? तो इन सभी सवालों के जवाब खोजने में जो राजनीतिक सिद्धांत है वो हमारी सहायता करता है। इसी वजह से जो हमारी किताबें हैं, जो हमारे विचारक है, वे कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत एक जीवंत विषय है, यानी कि एक लिविंग सब्जेक्ट। तो ये केवल पुराने सिद्धांतों को याद करने के लिए नहीं है, बल्कि समय के साथ साथ जो परिस्थितियां बदलती है, उन बदलती परिस्थितियों के अनुसार नए विचारों और नए जो हमारी चुनौती है उनका अध्ययन भी करता है। यानी कि अगर भविष्य में नई समस्याएं आएगी तो राजनीतिक सिद्धांत उन्हें भी समझने और उनका समाधान खोजने का भी प्रयास करेगा। तो ओवरऑल आप यही कह सकते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो केवल अतीत का अध्ययन ही नहीं करता, ये वर्तमान समस्या की चुनौतियों और समस्याओं का अध्ययन भी करता है। तो आज के समय में सूचना का अधिकार, महिलाओं का अधिकार, इंटरनेट की स्वतंत्रता, ये सभी विषय भी हमारे राजनीतिक सिद्धांत का हिस्सा बन गए हैं। तो इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत एक जीवंत विषय है जो कि समय के साथ लगातार विकसित होता रहता है। तो यही थे स्टूडेंट्स हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समझा कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, जो पॉलिटिकल थ्योरी है, वे केवल अतीत का अध्ययन ही नहीं है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा आता है राजनीतिक सिद्धांत का वास्तविक उद्देश्य। तो भाई अब तक हमने समझ लिया कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है और ये वर्तमान समय में भी क्यों जरूरी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जो पॉलिटिकल थ्योरी है, जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसको पढ़ने का असली उद्देश्य आखिर है क्या? कि सिर्फ परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है? जी नहीं, इसका जो उद्देश्य है वो इससे कई गुना बड़ा है। तो राजनीतिक सिद्धांत का जो उद्देश्य है वो केवल हमें जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन देना ही नहीं है। अगर कोई छात्र किताब पढ़कर सिर्फ परिभाषा याद कर ले तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने राजनीतिक सिद्धांत को समझ लिया। इस विषय का जो असली उद्देश्य है वो है हमारी सोच को सही दिशा देना। यानी कि ये हमें सिखाता है कि किसी भी राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे पर बिना सोचे समझे फैसला नहीं लेना चाहिए, बल्कि जो हमारे तर्क है, जो तथ्य है, जो निष्पक्ष सोच है, उसके आधार पर अपनी राय हमें बनानी चाहिए। जैसे कि आप एक उदाहरण देखिएगा। तो भाई अगर सोशल मीडिया पर कोई खबर वायरल हो जाए तो हमें उसे तुरंत सच नहीं मान लेना चाहिए, पहले उसके तथ्य जांचने चाहिए, फिर अपनी राय बनानी चाहिए। तो यही जो आदत है, यही आदत हमें राजनीतिक सिद्धांत सिखाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है
वो हमें केवल एक अच्छा विद्यार्थी ही नहीं, एक अच्छा स्टूडेंट्स ही नहीं, बल्कि एक जागरूक, जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक भी बनाता है। तो भाई एक जागरूक नागरिक कौन होता है? आप खुद सोचिएगा। जो नागरिक अपने अधिकार भी जानता है, अपने कर्तव्य भी निभाता है, देश के कानूनों का सम्मान भी करता है और समाज के हित में सही निर्णय लेने की कोशिश करता है, तो ऐसा नागरिक ही हमारे लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है। तो ओवरऑल आप यही कह सकते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत का मेन ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो जानकारी देना ही नहीं, बल्कि ये व्यक्ति को सही, तर्कपूर्ण और निष्पक्ष सोच भी देता है। ये हमें राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर जिम्मेदारी से विचार करना सिखाता है और ये हमें केवल एक अच्छा विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि जागरूक, जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक भी बनाता है। तो यही थे स्टूडेंट्स हमारे कुछ पॉइंट, जिनके माध्यम से हमने समझा कि राजनीतिक सिद्धांत का वास्तविक उद्देश्य आखिर है क्या। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा, वो आता है राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। तो भाई अब तक हमने समझा कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज है? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि भाई जो राजनीतिक सिद्धांत का असली उद्देश्य है, वो इन्हें प्रैक्टिकल लाइफ, यानी कि जो व्यवहारिक जीवन है, यानी कि जो हमारी रोजमर्रा का जीवन है, उसमें अपनाना है। तो अब इसके 5 बिंदुओं को हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला जो आता है, वो आता है लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन। तो भाई सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें लोकतंत्र के मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। तो जो लोकतंत्र है, उसका मतलब केवल वोट डालना ही नहीं होता। एक अच्छे नागरिक को दूसरे की राय का सम्मान करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भाग लेना चाहिए। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक उदाहरण देख सकते हैं। अगर आपके दोस्त की राय आपसे अलग है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो गलत है। लोकतंत्र हमें सिखाता है कि सभी की बात सुनो और उनका सम्मान करो। यही हमारी एक लोकतांत्रिक सोच भी है। सेकंड पॉइंट आता है अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन। तो भाई अब दूसरी बात, हम सभी अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन क्या हम अपने कर्तव्य भी याद रखते हैं? तो भाई जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है, वो हमें बताता है कि संविधान हमें कई अधिकार तो देता है, लेकिन इसके साथ वो कुछ ड्यूटीज, कुछ कर्तव्य भी जोड़ देता है। जैसे कि आप देखिए, आपको शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, लेकिन पढ़ाई करना और स्कूल का नियम पालन करना भी हमारा कर्तव्य माना जाता है। इसी तरीके से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी का अपमान करना या फिर गलत जानकारी फैलाना उचित नहीं है, सही नहीं है। एक अच्छा नागरिक वही होता है जो कि अपने राइट्स के साथ साथ, अपने अधिकारों के साथ साथ अपने ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों को भी निभाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है सरकार की नीतियों का मूल्यांकन। तो भाई अब तीसरी बात, क्या सरकार जो भी फैसला ले उसे बिना सोचे मान लेना चाहिए? तो इसका उत्तर है नहीं। एक जो जागरूक नागरिक होता है, वो हर नीति को तर्क और तथ्यों के आधार पर समझता है। तो अगर नीति अच्छी होगी तो भाई जनता उसका समर्थन करेगी, अगर उसमें कोई कमी होगी तो उसमें जनता लोकतांत्रिक तरीके से अपनी राय को भी रख सकती है। तो यही एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान भी होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, वो आता है बदलते समय के अनुसार सिद्धांतों का प्रयोग। तो भाई आप सभी जानते हैं कि जो समाज है वो कभी भी स्थिर नहीं रहता। समाज हमेशा समय के साथ साथ बदलता रहता है, परिवर्तनशील रहता है। जैसे कि आप देखिए, पहले क्या था, पहले हमारे सामने इंटरनेट और जो सोशल मीडिया है, ऐसी समस्याएं नहीं थी, लेकिन आज के समय में ये समस्याएं सबसे बड़ी है। इसीलिए जो राजनीतिक सिद्धांत है, वो भी समय के अनुसार नए विषयों पर लागू होता है। जैसे कि आप देखें, आज मानव अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, सूचना का अधिकार, डिजिटल गोपनीयता, ऐसे बहुत सारे मुद्दों को समझने में भी जो राजनीतिक सिद्धांत है, वो हमारी मदद करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारा, वो आता है एक आदर्श नागरिक का निर्माण। तो भाई अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, तो जब कोई व्यक्ति राजनीतिक सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है, तो वो केवल पढ़ा लिखा ही नहीं बनता, बल्कि वो एक जागरूक, जिम्मेदार और एक संवेदनशील नागरिक भी बनता है। तो ऐसा जो नागरिक होगा, वो समाज में शांति अपनाएगा, समानता लाएगा, न्याय करेगा और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देगा। तो ऐसा नागरिक समाज में शांति, समानता, न्याय, इन सभी को बढ़ावा देगा और यही किसी भी मजबूत लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो भाई ओवरऑल आपको 5 चीजें याद रखनी है। सबसे पहला ये कि आपको लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना है। सेकंड ये कि आपको अधिकारों के साथ साथ, राइट्स के साथ साथ अपनी ड्यूटीज को भी निभाना है। थर्ड ये कि सरकार की जो नीतियां है उसको आपको ऐसे ही नहीं मान लेना, उसको तर्क और तथ्यों के आधार पर आपको समझना है। फोर्थ हमारा ये कि बदलते समय के अनुसार जो राजनीतिक सिद्धांत है उनको अपनाएं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट ये कि आप एक जागरूक, एक जिम्मेदार और एक आदर्श नागरिक भी बने। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट, जिनके माध्यम से हम राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतार सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, वो हमारा आता है
कि हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो भाई अब तक हमने समझ लिया कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसे व्यवहार में कैसे अपनाया जाता है। लेकिन अब एक सवाल आता है कि आखिर हमें ये जो विषय है ये पढ़ना ही क्यों चाहिए? क्या सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए? जी नहीं, ये जो विषय है ये हमें एक अच्छा और जागरूक नागरिक बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। तो अब किताब के सभी बिंदुओं को हम समझ लेते हैं कि हमारी किताब में कौन कौन से बिंदुए दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु आता है वो आता है राजनीतिक अवधारणाओं को समझने के लिए। तो भाई राजनीतिक सिद्धांत हमें ऐसे शब्दों का सही अर्थ समझाता है जिन्हें हम रोज सुनते हैं। कौन कौन से? जैसे कि आप देखिए, स्वतंत्रता हो गई, समानता हो गया, न्याय हो गया, लोकतंत्र हो गया, नागरिकता हो गया या धर्मनिरपेक्षता हो गया। तो अगर इन शब्दों का सही अर्थ ही नहीं पता होगा तो हम राजनीति और समाज को सही तरीके से कभी नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले इन मूल अवधारणाओं को समझना जरूरी है जिसके बारे में हमें राजनीतिक सिद्धांत समझाता है। जैसे कि आप इसका एक उदाहरण भी देख सकते हैं कि बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब ये है कि जो भी हमारे मन में आए वो हम करें, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है वो कहता है कि स्वतंत्रता का मतलब एक ऐसी आजादी से है जिससे दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का भी सम्मान बना रहे, और इसी तरीके से समानता का मतलब भी ये है कि सबके लिए हर चीज एक जैसी हो। ये बिल्कुल भी समानता का मतलब नहीं है। समानता का मतलब है कि सभी को समान अवसर मिले और कानून की नजर में सब बराबर हो। तो यही हमारे लोकतंत्र की असली पहचान भी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सही और गलत का विवेक विकसित करने के लिए। तो भाई आज सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों खबरें आती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हर जो खबर है वो सच है? जी नहीं। इसीलिए जो राजनीतिक सिद्धांत है वो हमें ये सिखाता है कि कोई भी जो हमारा राजनीतिक या सामाजिक मुद्दा हो उस पर आपको बिना सोचे समझे विचार या विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आपको जो भी बात माननी है उसको आप तर्क, प्रमाण और तथ्यों के आधार पर माने। तो भाई उसी के आधार पर आप क्या सही है क्या गलत है इस चीज का निर्णय ले, इस चीज का डिसीजन ले। तो यही हमारे एक समझदार नागरिक की पहचान भी होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारा, वो आता है लोकतंत्र को समझने और मजबूत बनाने के लिए। तो भाई कई लोग सोचते हैं कि लोकतंत्र का जो मतलब है वो सिर्फ चुनाव कराना है, लेकिन हमारे जो राजनीतिक सिद्धांत है वे कहते हैं कि लोकतंत्र हमारा तभी सफल होता है जब प्रत्येक नागरिक अपने अधिकार यानी कि अपने राइट्स और अपने कर्तव्य यानी कि अपने ड्यूटीज इनके प्रति जागरूक हो। तो अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो लोकतंत्र भी कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत हमें लोकतंत्र की सही समझ भी देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए। तो भाई जो राजनीतिक सिद्धांत है वो हमें हमारे सिर्फ अधिकार के बारे में नहीं बताता बल्कि हमारे कर्तव्य यानी कि हमारे ड्यूटीज के बारे में बताता है। तो एक अच्छा नागरिक वही होता है जो कि कानून का पालन भी करे, समाज का सम्मान भी करे और देश के विकास में अपना योगदान दे। तो इसीलिए एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत को हम पढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा वर्तमान समस्याओं को समझने के लिए। तो भाई आप सभी को पता है कि जो समाज है वो कभी भी स्थिर नहीं रहा है, वो हमेशा समय के साथ साथ बदलता रहा है, यानी कि समाज हमेशा बदलता रहता है। तो हर समय नई नई समस्याएं हमारे सामने आती है। जैसे कि आप देखिए, पर्यावरण हो गया, बेरोजगारी हो गई, डिजिटल तकनीक हो गई। तो जो राजनीतिक सिद्धांत होगा वो हमें इन्हीं समस्याओं को समझने और उनका जो समाधान है उसको खोजने की क्षमता देता है, जिससे कि हम वर्तमान समस्याओं को समझ सके और उनका सॉल्यूशन निकाल सके। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है संविधान और कानून को समझने के लिए। तो भाई आप सभी जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है। तो राजनीतिक सिद्धांत हमें यह समझाता है कि हमारा जो संविधान है वो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्शों पर आधारित है। तो जब हम संविधान को समझेंगे तभी अपने अधिकारों और कर्तव्यों को भी सही तरीके से समझ पाएंगे। तो इसीलिए हमारा राजनीतिक सिद्धांत हमारे संविधान को और हमारे कानून को समझाने में हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारा, वो आता है राजनीतिक जागरूकता विकसित करने के लिए। तो भाई आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो राजनीतिक सिद्धांत है वो हमें सरकार की योजनाएं, नीतियां और जो निर्णय यानी कि डिसीजन है उनको समझने की क्षमता देता है, ताकि हम ना तो किसी के बहकावे में आए और सही और गलत का जो फैसला है वो अपने आप ले सके। तो यही एक जागरूक और एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान होती है, जिससे कि हमें उचित मूल्यांकन करने की क्षमता भी प्राप्त होती है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर 6 से 7 बातें याद रखनी है, जिसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसको हम क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कारण है राजनीतिक अवधारणाओं को समझने के लिए। सेकंड जो कारण है वो है स्वतंत्रता और समानता का सही अर्थ जानने के लिए। थर्ड जो कारण है वो है सही
और गलत का फैसला लेने के लिए। फोर्थ जो कारण है वो है हमारे लोकतंत्र यानी कि हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए। फिफ्थ कारण है एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए। सिक्स्थ कारण है वर्तमान समस्याओं को समझने के लिए। सेवंथ कारण है संविधान और कानून को समझने के लिए। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो एट्थ कारण है वो है राजनीतिक जागरूकता विकसित करने के लिए। तो यही हमारे सभी पॉइंट थे जिनके माध्यम से हमने समझा कि हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता आज के समय में राजनीतिक सिद्धांत के महत्व यानी कि इंपोर्टेंस को लेकर। तो भाई अब हम इस अध्याय के आखिरी टॉपिक पर आ गए हैं। एक सवाल आप सोचिए, जब संविधान बन चुका है, कानून बन चुके हैं और लोकतंत्र भी है, तो फिर आज के समय में राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने की क्या जरूरत है? तो यही बात इस टॉपिक से हमें समझ में आ जाएगी। तो भाई सबसे पहला जो कारण है वो है समाज में निरंतर परिवर्तन होने के कारण। तो भाई आप सभी को पता है समाज कभी भी एक जैसा नहीं रहता, ये हमारा समय के साथ साथ बदलता रहता है। तो भाई समय के साथ विज्ञान आगे बढ़ता है, नई तकनीक आती है, शिक्षा का स्तर बढ़ता है और लोगों की सोच भी बदलती रहती है। तो आज से 20 से 30 साल पहले और आज के समय में बहुत बड़ा अंतर है। तो जब भी समाज बदलता है तो नई समस्याएं भी पैदा होती है। तो इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत भी समय के साथ जो बदलती परिस्थितियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको समझाने का प्रयास हमें करता है। सेकंड जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स वो आता है उदाहरण का। तो भाई आप देखें, पहले ना तो इंटरनेट था, ना ही सोशल मीडिया थी और ना ही हमारा साइबर अपराध जैसी समस्याएं थी। लेकिन आज डेटा सुरक्षा, डिजिटल गोपनीयता और सोशल मीडिया, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। तो अब सवाल उठता है कि लोगों की निजी जानकारी कैसे सुरक्षित रहे, इंटरनेट पर कितनी आज़ादी होनी चाहिए। तो इन नए सवालों के जवाब खोजने में जो राजनीतिक सिद्धांत है वो हमारी सहायता करता है, यानी कि वो हमें प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशंस भी बताता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है स्वतंत्रता और समानता के नए अर्थ समझने के लिए। तो भाई स्वतंत्रता और समानता जैसे जो मूल्य है वे हमेशा एक जैसे नहीं रहते, समय के साथ साथ इनका जो अर्थ और जो दायरा है वो भी बदलता रहता है। तो जैसे कि आप देखें, पहले स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस का जो मतलब था वो केवल विदेशी शासन से आज़ादी माना जाता था। लेकिन अगर आप आज की बात करें तो आज इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इंटरनेट की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत गोपनीयता जैसे नए पहलू भी शामिल कर दिए गए हैं। तो इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत हमें इन बदलते अर्थों को समझने में भी सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारा वो आता है संविधान की नई व्याख्या को समझने के लिए। तो भाई आप सभी जानते हैं कि भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो एक जीवंत दस्तावेज यानी कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि समय समय पर न्यायालय, संसद और जो सरकार है वे नई परिस्थितियों के अनुसार संविधान की धाराओं की नई व्याख्या करते हैं। तो इसीलिए जो राजनीतिक सिद्धांत है वो हमें ये समझने में भी मदद करता है कि बदलते समय में जो संविधान का सही अर्थ है उसको हम कैसे सही समझें, कैसे उसको समझा जाए, ये हमें बताता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है नई चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए। तो भाई आज आप देखें, आज हमारी दुनिया के सामने नई नई प्रॉब्लम्स है, जैसे कि देखिए आतंकवाद हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी हो गई, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, साइबर अपराध हो गया। तो इन समस्याओं का जो समाधान है, जो सॉल्यूशन है, वो केवल कानून बनाकर नहीं किया जा सकता। इसके लिए यही जो सोच है, अच्छी नीतियां है और जागरूक नागरिक है, उनकी भी जरूरत होती है। तो यही सोच राजनीतिक सिद्धांत भी विकसित करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। तो भाई लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो होती है जनता में। ये हमारे लोकतंत्र का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हमारी जनता यानी कि हमारे नागरिक जागरूक, शिक्षित और जिम्मेदार होंगे तभी हमारा लोकतंत्र सफल हो पाएगा। लेकिन अगर लोगों को अपने अधिकार और अपने कर्तव्य ही नहीं पते होंगे तो हमारा जो लोकतंत्र है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, वो हमारी वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने की शिक्षा देता है और लोकतंत्र को भी मजबूत बनाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है नागरिकों में तर्कपूर्ण सोच विकसित करने के लिए। तो भाई आज का आप समय देखें, सोशल मीडिया का समय है। तो आज सोशल मीडिया पर हर दिन लाखों खबरें और वीडियो वायरल होती है। लेकिन क्या हर जानकारी सही होती है? तो बिल्कुल नहीं। कई बार झूठी और जो भ्रामक खबरें हैं वे भी हमारी तेजी से फैल जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक सिद्धांत है वही हमें यह सिखाता है कि किसी भी जानकारी को आपको तुरंत विश्वास नहीं करना। सबसे पहले आपको उसके तथ्य यानी कि जो फैक्ट्स है आपको उसकी जांच करनी है, उसके बाद आपको तर्क से सोचना है
और फिर आपको अपनी राय बनानी है, अपना निर्णय लेना है, अपने डिसीजन लेने हैं। तो यही हमारे एक नागरिक की, एक जागरूक नागरिक की सबसे बड़ी पहचान भी होती है। तो ओवरऑल आपको इसमें 6 से 7 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला ये कि समाज लगातार बदलता रहता है, इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत भी प्रासंगिक बना रहता है। सेकंड ये कि ये हमें नई समस्याएं और चुनौतियों को समझने में मदद करता है। थर्ड ये कि स्वतंत्रता और समानता के बदलते अर्थ को समझाता है। फोर्थ ये कि संविधान की नई व्याख्या को समझने में सहायता करता है। फिफ्थ ये कि आधुनिक समस्याओं के समाधान के बारे में सोचने की क्षमता विकसित करता है। सिक्स्थ लोकतंत्र को मजबूत करता है। और सेवंथ तर्कपूर्ण और जागरूक सोच विकसित करता है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समझा कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता क्या है, यानी कि आज के टाइम में जो राजनीतिक सिद्धांत है इनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो इसके साथ ही हमारा जो अध्याय फर्स्ट राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ये अध्याय हमारा पूरा हो जाता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी किसी भी तरह के कुछ भी इंप्रूवमेंट की नीड हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यही था हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसके बाद मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ।